नमस्कार, प्रखर राजपूत को देख रहे हैं आप और आज तारीख है 14 अगस्त साल 2025 और इजराइल, फिलिस्तीन, लेबनान समेत पूरी दुनिया की खबरों के साथ एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हुआ हूं। इस वीडियो में आपको बताएंगे कि जिस सऊदी अरब के ऊपर पूरी दुनिया भरोसा करके बैठी थी कि वो इजराइल के खिलाफ जाके फिलिस्तीन का साथ दे रहा, वही सऊदी अरब अब इजराइल को हथियार देने का काम कर रहा। क्या बड़ी खबर है इसमें और क्या अपडेट है ये भी आपको पता चलेगा। और साथ ही ईरान ने अमेरिका के मुंह पे ऐसा थप्पड़ मारा है कि अब अमेरिका कहीं भी मुंह दिखाने लायक नहीं बचा। ईरान ने अमेरिका का पूरा गेम ही चेंज कर दिया। और साथ ही क्या ईरान और इजराइल के बीच जंग फिर से शुरू हो सकती है, क्या अपडेट है इसके बारे में भी आपको पता चलेगा। और साथ ही सीज फायर को लेके बड़ी अपडेट निकल के सामने आई है कि अब शायद सीज फायर हो सकता है। तो क्या सच में होगा, क्या खबर है इसके बारे में अभी आपको ये भी वीडियो में पता चलेगा। इस वजह से वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज खबरें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा अहम है। और साथ ही इससे पहले कि अब खबरों को बताना शुरू करूं, अगर आप चैनल पर नए हैं वीडियो को लाइक कर ले, चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार दे दे। और साथ ही इजराइल और फिलिस्तीन की इस जंग में आप किसके साथ खड़े हैं कमेंट करके जरूर बता दें, क्योंकि जब आप कमेंट करते हैं तब आपका कमेंट उस देश के लिए दुआ का काम करता है। खैर, आप कमेंट करते रहें, तब तक एक एक करके मैं आपको खबर बताता हूं। और सबसे पहली खबर मैं आपको गजा की बताऊंगा। गजा में इजराइल के हमले इस कदर तेज हैं कि कल एयर स्ट्राइक करके और अटैक करके गजा के अंदर 89 लोगों को मार दिया गया, 89 लोगों को शहीद कर दिया गया, उनकी जान ले ली गई। और साथ ही अब रिपोर्ट निकल के सामने आई है कि गजा के अंदर 55,000 के करीब प्रेग्नेंट महिलाएं ऐसी हैं जिनके पास अगर टाइम से अब खाना नहीं पहुंचा तो उनका जो बच्चा है या तो गिर जाएगा या फिर जब पैदा होगा तो बिना विकास के पैदा होगा। यानी उसकी या तो आंख नहीं होगी, या तो हाथ नहीं होगा, या फिर हाथ पांव बड़े कमज़ोर होंगे, इतना कि वो चल फिर ना पाए। यानी 55,000 महिलाओं का जो पेट है वो अगर अब टाइम से नहीं भरा गया तो बच्चों पे बहुत बुरा असर पड़ेगा। या तो बच्चे मर जाएंगे पेट में ही, कोख में ही, या फिर वो बच्चे किसी लायक नहीं रहेंगे। खैर, इसके बाद आज फिर अल जजीरा के 6 लोगों को मारा गया। अल जजीरा एक न्यूज एजेंसी है जो लगातार गाजा में जाके कवरेज कर रही थी, गाजा की खबरें आपको बता रही थी। वो अपनी भाषा में अपडेट करते हैं, हम जैसे लोग वहां से जाते हैं उन खबरों को उठाते हैं, उठाने के बाद आपको बता देते हैं। लेकिन आज इनके 6 क्रू मेंबर्स को मार दिया गया। एक नाम जिनको आप बहुत अच्छे से जानते हैं, अनस अल शरीफ, इनको भी मार दिया गया। साथ ही मोहम्मद कुरिया है, इनको मार दिया गया। साथ ही इब्राहिम है, इनको मारा गया। मोहन एलागया है, इनको भी मार दिया गया। और साथ ही मोहम्मद नोफिल है, इनको भी मार दिया गया। इन 6 लोगों को मारने का काम किया गया। और इन 6 लोगों का काम बस इतना था कि ये गजा की सच्ची खबरें आप तक पहुंचा देते थे। अब इसी को लेके हमारे देश में हड़कंप मच गया। हुआ क्या कि जब इन 6 लोगों को मारने का काम इजराइल ने किया तो वहीं पे प्रियंका गांधी ने एक पोस्ट कर दिया और एक लाइन बोल दी कि मीडिया वालों को मार के तेल अवीव गजा के अंदर जेनोसाइड कर रहा, मीडिया वालों को मार के। इसमें क्या गलत कहा। लेकिन अब इसी को लेके जो इजराइल के राजदूत हैं यहाँ पे इसी देश में रह के बयान देते हैं कि प्रियंका गांधी का जो बयान है बड़ा गलत है और ये नहीं होना चाहिए। अब इस पे कुछ उल्टा सीधा भी उन्होंने बोल दिया। हमारे देश की सरकार तो खामोश रही, लेकिन कांग्रेस ने इस पूरे मामले पे हल्ला बोलते हुए कहा कि क्या हमारे देश की डेमोक्रेसी और हमारे देश का फ्रीडम ऑफ जो स्पीच है वो कोई इजरायली डिसाइड करेगा। भारत के अंदर भारत का कौन सा पॉलिटिशियन क्या बयान देता है इसके बारे में कोई इजरायली हमें बताएगा। कांग्रेस ने जम के हल्ला बोला है, लेकिन फिर वही बात है कि हमारी सरकार खामोश खड़ी है। खैर, अगली खबर का रुख करते हैं। और अगली खबर निकल के सामने आ रही है कि अब सीज फायर की शर्तों में बहुत ज्यादा कटौती कर दी है इजराइल और हमास ने। यानी बड़ी अच्छी खबर है, कतर से निकल के सामने आ रही है कि अब जो गजा को रिप्रेजेंट करने यानी हमास वाले और इधर इजराइल के जो डेलीगेशंस गए, इन दोनों में बातचीत हुई। बातचीत में लगभग मुद्दे शॉर्ट आउट हो गए, बस एक चीज आके अटकी, एक पेच आके अटका है। और पेच बड़ा सिंपल सा है। हमास कह रहा है कि जो सीज फायर होगा वो परमानेंट होगा, और इधर इजराइल के सीनियर डेलीगेशन कह रहे हैं कि जो सीज फायर होगा केवल 60 दिनों का होगा, और इन 60 दिनों में जो रिमेनिंग हॉस्टेजेस हैं उनको छोड़ना पड़ेगा। अब ये बात हमास को हजम नहीं हो रही। हमास कह रहा है कि अगर सीज फायर करना है तो परमानेंट करो, नहीं तो रहने दो। अब ऐसा क्यों कह रहा हूँ आपको डिटेल में समझाता हूँ। बहुत सारे लोग इसी पे उछलने लगेंगे कि देखो हमास चाहता तो 60 दिन का हो जाता, लेकिन हमास नहीं चाह रहा। तो क्यों नहीं चाह रहा वो आप जान लीजिए। आज नेतन्याहू ने वो बात बोल दी जो उसके मन में बहुत पहले से थी और लगभग हर एक इजरायली के मन में है। नेतन्याहू ने कहा कि हम बहुत ही पवित्र और बहुत ही धार्मिक काम करने जा रहे हैं। पत्रकार ने पूछा कौन सा काम, तब नेतन्याहू ने कहा कि हम अपने ग्रेटर इजराइल के मंसूबे को कामयाब करने जा रहे हैं और ये बेहद स्पिरिचुअल मामला है, बड़ा धार्मिक मामला है। अब ग्रेटर इजराइल का मतलब आप जानते हैं, उसमें सीरिया है,
तुर्की है, सऊदी अरब तक है, लेबनान है, गजा है, फिलिस्तीन है, ये तमाम हिस्से हैं। अच्छा, ये बात वो आदमी इंटरनेशनल मीडिया के सामने बैठ के बोल रहा, लेकिन किसी में दम नहीं कि ये सवाल पूछ ले कि क्या आप दूसरे देश को कब्जा करना चाहते हैं, वहां की आवाम को मार के उसको यहूदी राष्ट्र बनाना चाहते हैं। ये तमाम बात नेतन्याहू ने बोली। और अब जो आपको अगली अपडेट दूंगा, इस अपडेट को जब आप सुनेंगे तब आप कहेंगे कि भाई अरब वाले अगर लात खाते हैं तो अपने सहूर से खाते हैं। दरअसल इटली ने एक जहाज पकड़ा है। इस जहाज पे जो नाम लिखा है वो नाम लिखा है बहारी, और ये सऊदी अरब की कंपनी है, नेशनल शिपिंग कंपनी। सऊदी अरब की एक राष्ट्रीय शिपिंग कंपनी है, उसको इटली ने अपने पोर्ट पे पकड़ा। और सबसे ताज्जुब की बात यह है कि जब क्रू मेंबर से पूछा गया कि यह जहाज कहां जा रहा है, तब क्रू मेंबर ने बताया कि यह जहाज इजराइल जा रहा है। उसके बाद उस कंटेनर को जब चेक किया गया तो सबसे शॉकिंग फैक्ट यह है कि उस कंटेनर में हथियार भरे हुए थे। यानी सऊदी अरब की शिपिंग कंपनी इजराइल को हथियार पहुंचा रही थी। और यह बात जब इटली ने पूरी दुनिया के सामने रखी तो पूरी दुनिया में हड़कंप मच गई, क्योंकि अब तक यही सऊदी अरब लगातार चीख रहा था कि हम फिलिस्तीन के पक्ष में खड़े हैं, हम फिलिस्तीन के हक की आवाज उठाएंगे। लेकिन आज सऊदी अरब की शिपिंग कंपनी, जिसका नाम बाहरी है, वो इजराइल को हथियार पहुंचा रही है। अब इसको लेकर जब सवालिया निशान खड़े हुए, तब इजराइल की तरफ से ही सऊदी अरब ने अपना मामला क्लियर किया और कहा कि हम तो भाई फिलिस्तीन के पक्ष में खड़े हैं और इटली झूठ बोल रहा। अब बड़ा सवाल ये निकल के सामने आता है कि आखिर इटली झूठ क्यों बोलेगा। इटली की ना सऊदी अरब से कोई दुश्मनी है, इटली की ना कोई रंजिश है, ना कोई प्लान है इटली का। अच्छा, ऐसा झूठ बोल के इटली का कोई फायदा नहीं होगा। गाजा और फिलिस्तीन को रिकॉग्नाइज करने में इटली का योगदान है, और साथ ही सीज फायर को खत्म करने की सबसे ज्यादा डिमांड इटली कर चुका है। तो इसके बाद इटली झूठ क्यों बोलेगा। ये बात जब निकल के सामने आई तब मेरे दिमाग में एक बात गूंजती है कि भाई ये अरब वाले अगर इजराइल से मार खाते हैं तो अपने सहूर से खाते हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है। आज गजा की बारी है, तब हम वीडियो बना रहे हैं, कल सऊदी अरब की बारी होगी। आप ही लोग चिल्लाएंगे कि मुसलमान मारे जा रहे हैं, आप ही लोग कहेंगे कि मजलूम मारे जा रहे हैं, लेकिन आज ये खुद अपनी जड़ें खोद रहे हैं। इस बात को आज याद कर लीजिएगा कि प्रखर क्या बोल के गया था। खैर, अगली खबर का रुख करते हैं, और अगली खबर निकल के सामने आ रही लेबनान के हवाले से। लेबनान में आज वो चीज हो गई जिसके बारे में अमेरिका ने कभी सोचा नहीं था। दरअसल लेबनान के जो प्रधानमंत्री हैं जोसेफ, उनकी मुलाकात ईरान के सीनियर आर्मी स्टाफ से हुई थी, जिनका नाम था अली नारिजनी। अली से जब मुलाकात हुई तो इस मुलाकात में काफी वेस्टर्न लोग मौजूद थे। सबसे ज्यादा अमेरिका का इन्फ्लुएंस वहां देखने को मिला। हुआ क्या कि अमेरिका के पत्रकार वहां घुसे पड़े थे। उनके अपने अलग मुद्दे थे कि भाई हम ईरान से कुछ ऐसा पूछ लें कि ईरान जलील हो जाए, हम लेबनान को याद करा दें कि तुम अमेरिका के साथ हो। लेकिन लेबनान के प्रधानमंत्री ने वो बात बोल दी जिसके बारे में किसी को उम्मीद नहीं थी। लेबनान के प्रधानमंत्री ने कहा, जो जोसेफ हैं, उन्होंने कहा कि हम अमेरिका का इन्फ्लुएंस ज़्यादा बर्दाश्त नहीं करेंगे और अमेरिका के सपोर्ट में ज़्यादा आएंगे नहीं। अच्छा, ये बात जब बोली गई तमाम लोग तालियां पीटने लगे कि देखो इसने भी अमेरिका को लात मार दी। लेकिन असल में लात मारने के पीछे कहानी क्या है वो आप जानेंगे, फिर आप इसको थूकेंगे। हुआ क्या कि अमेरिका के कहने पे इसने हिजबुल्ला से कहा कि तुम हथियार छोड़ दो, और ये बात जैसे इस व्यक्ति ने बोली, लेबनान के लाखों करोड़ों लोग सड़कों पर उतर गए और इसके खिलाफ प्रोटेस्ट करने लगे। और इधर आज ईरान के जब सीनियर ऑफिशियल्स अली नारिजागी आते हैं तो आने के बाद उनका जैसा स्वागत हुआ, उस स्वागत को देखने के बाद आज इस व्यक्ति को लगा कि अगर अमेरिका की बात मैंने यहाँ रख दी तो गृहयुद्ध जैसी संभावना होगी, मेरी कुर्सी हटा दी जाएगी। और कुर्सी का मोह क्या होता है वो बात आप तो खुद देखते हैं, वोट तक चोरी कर लिया जाता है, ईवीएम मशीन हैक हो जाती है। तो ऐसे हाल में कुर्सी का क्या मोह है आप खूब जानते हैं। तब जोसेफ को लगा कि भाई अभी थोड़ा सा अमेरिका को बुरा भला बोल देते हैं, अगर बुरा भला नहीं बोलेंगे तो बात बनेगी नहीं, अमेरिका नाराज हो जाएगा और हमें दिक्कत हो जाएगी। यही वजह है कि आज ईरान के सामने लेबनान ने अमेरिका की बुराई की। इधर एक और आज आपको अपडेट देता हूं, ईरान अपनी पूरी तैयारी कर रहा। पिछली बार थोड़ी बहुत जो कोर कसर रह गई, इस बार ईरान उस कोर कसर को पूरा कर देगा। आज आपको एक रिपोर्ट दिखाता हूं, इससे कंफर्म हो जाता है कि ईरान और इजराइल बहुत जल्द फिर भिड़ेंगे। ईरान ने अपने न्यूक्लियर साइंटिस्टों को अंडरग्राउंड कर दिया। 15 के करीब ऐसे न्यूक्लियर साइंटिस्ट हैं जिनको ईरान ने कहां गायब कर दिया, किसी को कुछ पता नहीं। क्यों किया? ताकि इजराइल का कोई एजेंट, मोसाद का कोई एजेंट, चाहे अमेरिका का कोई एजेंट हो, पता ना लगा पाए। अच्छा, पता क्यों लगाएगा? क्योंकि जाहिर सी बात है ईरान और अमेरिका उसको मारने की कोशिश करेंगे, और अगर इस बार मारने की कोशिश की गई तो जाहिर सी बात है जंग का बड़ा आगाज होगा। और अगर जंग का आगाज हुआ तो फिर मामला बड़ा संगीन हो जाएगा, क्योंकि इस बार ईरान ने कंफर्म वार्निंग दी है कि अगर हमारे साथ जंग की शुरुआत हुई तो हम तेल अवीव को नक्शे से मिटा देंगे।
ये बात ईरान बार बार कह रहा है कि इस बार अगर जंग की शुरुआत हुई तो तेल अवीव को हम नक्शे से मिटा देंगे, कोई माइका लाल बचा नहीं पाएगा। और इधर फिर अपने लोगों को वहां से गायब करवाना, अपने वैज्ञानिकों को अंडरग्राउंड करवाना। मतलब ईरान के पास कुछ तो इनपुट है कि इजराइल किसी हमले की तैयारी में है, एयर स्ट्राइक कर सकता है या फिर अपने जासूस से कुछ करवा सकता है। इस बारे में कोई कंफर्म इनपुट है और तभी इतना बवाल कर रहा है ईरान, नहीं तो कोई आवश्यकता नहीं थी। खैर, अगली खबर का रुख करते हैं और अगली खबर निकल के सामने आ रही है पाकिस्तान से। पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिफ मुनीर पहुंच जाते हैं अमेरिका बातचीत करने, और इस बातचीत के दौरान ये और इनके प्रधानमंत्री पागलों की तरह भूखने लगते हैं। इनके पास घिसा पुटा एक जो पिटारा रखे हैं उसका राग अलापने लगते हैं कि हम भारत को परमाणु बम मार देंगे, भारत के ऊपर हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, और साथ ही ये भी कहा कि अगर भारत हमारा पानी रोकता है तो फिर तो हम न्यूक्लियर चला देंगे। अमेरिका में बैठ के आसिफ मुनीर ने जब यह बात बोली, आसिफ मुनीर बड़ा खुश था, कह रहे अमेरिका हमारे बगल बैठा है, हमने ये बात बोल दी। लेकिन अब इसी को लेकर भारत के विदेश मंत्रालय ने जवाब दिया और दोनों को लताड़ा। पहले तो आसिफ मुनीर को लताड़ा, कहा कि बच्चों वाली बातें छोड़ दो, परमाणु 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 पता नहीं तुम्हारे पास है भी या नहीं है, नौटंकी बंद कर दो, तुम्हारे पास है तुम्हारे पास भी है। फिर अमेरिका को कहा कि सबसे ताज्जुब की बात यह है कि आसिफ मुनीर जहां बोल रहा था वो जगह पाकिस्तान नहीं है। एक ऐसे देश के अंदर जो अपने आप को कहता है कि भाई मैं तो सबका सीज फायर करवाता हूं, वो देश अपनी जमीन पे किसी को बैठा के अलाउ करवा रहा है कि भाई तुम परमाणु हथियार की धमकी दो, तो जाहिर सी बात है उसकी भी इज्जत कितनी है, उसके अंदर प्रेजेंस ऑफ माइंड कितना, उसके अंदर समझ कितनी है कि वो अपने अंदर बैठा के धमकी दे रहा। अब ये तमाम चीज़ें भारत ने बोली तो सुनने में ये शब्द बड़े छोटे हैं, लेकिन इंटरनेशनल फोरम पे अगर इसको देखा जाए तो ये शब्द जलील करने वाले हैं कि भाई तुम तो बड़े समझदार बनते थे, तुम्हारे बगल बैठ के पाकिस्तान का अगर आर्मी चीफ कह रहा कि हम न्यूक्लियर चला देंगे तो तुमने टोका क्यों नहीं? तुम्हें ना पूरी दुनिया में साइन लगाते फिरते हो कि भाई न्यूक्लियर का प्रयोग नहीं होना चाहिए, और तुम्हारी बगल कोई धमकी दे रहा तब तुम्हारे मुंह में दही जमी है। ऐसा जलील किया आज इनको कि ये खामोश हो गए। खैर, एक और खबर अब निकल के सामने आ रही कि हमारे देश के मोदी साहब अमेरिका जाने वाले हैं। क्यों जाने वाले हैं? सुना है कोई मीटिंग है, चाहते तो छोड़ सकते थे, किसी और को भी भेज सकते थे, लेकिन खबर निकल के सामने आ रही कि मोदी साहब वहां जाएंगे, बताएंगे कि माय डियर फ्रेंड मुझसे गलती हो गई, माफ कर दो, बात करते हैं प्यार से, क्या चाहिए तुमको, यही ना करेंगे, वरना क्या आवश्यकता है आपको जाने की। भक्तों की बड़ी गंदी आदत होती है, फौरन खुश हो जाते हैं कि पापा नहीं जाएंगे। अब पापा जा रहे तो उसमें भी पॉजिटिविटी दिखा देंगे, अरे इससे तुम्हारा फायदा है, देखो ट्रम्प झुक गया, स्वागत करेगा, और देख लीजिएगा ट्रम्प रिसीव तक नहीं करेगा, फिर जलील होंगे ये। खैर, अगली खबर का रुख करते हैं। अगली खबर फिर भारत से निकल के सामने आ रही है। इस खबर ने फिर से अमेरिका, चाइना, ताइवान, इन तीनों की नींव हिला दी है। हमारे देश को हमेशा से ही एक चीज के ऊपर दूसरों पे डिपेंड रहना है, और वो चीज थी टेक्नोलॉजी। इलेक्ट्रिकल गाड़ियों का जमाना, ईवी का जमाना है, और इस ईवी को बनाने में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है सेमीकंडक्टर, और इसी को लेके बार बार ये राग अलापा जा रहा था कि सेमीकंडक्टर कहाँ है। भारत ने कहा कि अब वो अपना सेमीकंडक्टर खुद बनाएगा, ना ही हम अमेरिका पे डिपेंड रहेंगे, ना ही चाइना पे। और सच बताऊं, अगर हमारे देश की सरकार ये काम करती है, पर्सनली मुझे बहुत खुशी होगी, और मैं सरकार को इसके लिए बधाई देता हूं, इस एक्शन का स्वागत करता हूं कि हमारे देश में 140 करोड़ लोग हैं, इसमें से 40 करोड़ तो ऐसे हैं जो नौजवान हैं, जो युवा हैं, न हिंदू है ना मुस्लिम है, एक माँ के बेटे हैं, एक बहन के भाई हैं, एक महिला के पति हैं, उनको रोजगार चाहिए। आप अपने देश में चीजें बनाएंगे, शुरू में दिक्कत होगी, साल 2 साल 4 साल में हमारे जब आवाम के लोग सीख जाएंगे तो सीखने के बाद हम चाइना अमेरिका से डायरेक्ट टक्कर ले सकते हैं इस फील्ड में। यहाँ तो लेबर कॉस्ट भी सस्ता है, आप 15, 20, 25 हज़ार 30 हज़ार में किसी को भी लगा दीजिए, खुश होकर नौकरी करेगा। बस आपकी भाषा, आपकी बोली अच्छी होनी चाहिए, काम सही होना चाहिए। तो आप अपने देश में सेमीकंडक्टर बनवाइए, हम आपका स्वागत करते हैं। खैर, अगली खबर का रुख करते हैं, और अगली खबर फिर सीज फायर से निकल के सामने आ रही है कि सीज फायर में जानबूझ के इजराइल ऐसा पेश फंसा रहा कि सीज फायर ना हो पाए। जानबूझ के ये ऐसे ऑफर देते हैं कि इनको लगता है कि सामने वाला रिजेक्ट करेगा ही करेगा। इन्होंने फिर ऑफर दिया कि हम 60 दिनों में अपने बंधकों को आजाद करवाना चाहते हैं। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था हालांकि ये बात। अब यहाँ पे सवाल निकल के सामने आता है कि चलो 60 दिन का सीज फायर हुआ, हमास ने आपके बंधकों को छोड़ दिया, 60 दिन बीत गया, लेकिन पहले आप ये बताओ कि 60 दिन में आप फिलिस्तीन के लिए क्या करोगे? दूसरा ये बताओ कि फिर 60 दिन बाद क्या होगा, व्हाट विल बी फ्यूचर? फ्यूचर भी बताओ ना क्या होगा। ऐसे थोड़ी ना होता कि आप कहो कि चलो 60 दिन हम हमला नहीं करेंगे, हमारे लोगों को छोड़ दो।
फिर 60 दिन बाद क्या होगा ये बता दो। तो ये बताना नहीं चाहती और इसी को लेके बवाल मचा हुआ। खैर, तो आज की ये बड़ी खबरें थी। इन खबरों के बारे में आपकी क्या राय कमेंट कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक सब्सक्राइब करके अपना प्यार दे सकते हैं। बाकी थोड़ी देर बाद आपसे फिर मुलाकात होगी ऐसी किसी खबर के साथ। तब तक आप अच्छे रहिए, खुश रहिए, ऊपर वाला आपकी